हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू दी प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट। लास्ट सेशन में जो हमने डिस्कस किया था वहां पर हमने ये देख लिया था कि पॉलिटी जो सेक्शन है हमारा वो हमारे लिए कितना रिलेवेंस है, और जो उसका सिलेबस था उस सिलेबस को भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। तो जो आज की हमारी क्लास रहने वाली है ये हम बात करेंगे इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। उसको बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करते हैं, संविधान सभा की। जब देश आजाद हुआ तो उससे पहले से ही एक विचार आ रहा था कि हम लोग अपना संविधान बनाएंगे। तो ठीक है, बोले बना लेना, लेकिन बनाएगा कौन? तो सवाल ये आया कि अब बनाएगा कौन। तो पहले बताया गया कि संविधान सभा, मतलब हम कुछ लोगों का ग्रुप बनाएंगे जिसको क्या बोला गया, संविधान सभा बोला गया। इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा कि ये लोगों के लिए, जो मतलब भारत के लिए क्या करेगा, संविधान का निर्माण करेगा। और इस संविधान सभा ने लगभग 64 लाख के खर्चे से, 64 लाख रुपए के खर्चे से 2 साल 11 महीना और 18 दिन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाकर दे दिया। है ना, आपको पता होगा 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को ये कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। और उस दिन कुछ प्रोविजन, जैसे आर्टिकल 5 से लेकर 9 तक जो सिटीजनशिप है, आर्टिकल 326, आर्टिकल 60, कुछ आर्टिकल, मतलब तो कुछ कितने, अगर मैं नंबर की बात करूं तो 16, मतलब 16 प्रोविजंस को, 16 प्रावधानों को, 16 आर्टिकल्स को उसी दिन अपना लिया। उस दिन का मतलब हो 26 नवंबर 1949 को बाकी बचे हुए पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया या इंप्लीमेंट किया गया 26 जनवरी 1950, 1950 में। उसी दिन भारत बनता है रिपब्लिक, है ना, गणतंत्र बनता है। गणतंत्र बनता क्यों है? क्योंकि उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमने इलेक्ट किया और उनको शपथ दिलवाई थी। तो उससे पहले जो भारत की जो स्टेटस था वो डेमोक्रेटिक था। कौन सा था? डेमोक्रेटिक था। लेकिन ऑन द 26 जनवरी 1950, 1950 में 26 जनवरी को भारत बन जाता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन, भारतीय गणतंत्र, लोकतांत्रिक गणतंत्र बन जाता है, या गणराज्य बन जाता है ना। दोनों शब्द यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसीलिए हम, आपको क्या देखा होगा, 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो बात करते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हम बात कर ही रहे हैं तो इसका एक विचार किसने दिया? सबसे पहले एक काम करते हैं, पहले एक हेडिंग ही डाल देते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, सबसे पहले जो विचार दिया, जो आइडिया दिया, वो किसने दिया? विचार किसने दिया? सर हेनरी मैन ने। सर हेनरी सर हेनरी मैन ने सबसे पहले विचार दिया भारतीयों को कि आप क्या करिए, एक सभा का निर्माण करिए। सभा का मतलब क्या है? ग्रुप्स ऑफ पीपल, लोगों का क्या है, ग्रुप होगा। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप होता है, सेम वैसा ही एक ग्रुप था। लेकिन वो व्हाट्सएप पे काम नहीं करता था, है ना। ऐसे नहीं कि सुबह को गुड मॉर्निंग भेजना है, दोपहर में गुड नून भेजना है और रात को गुड मॉर्निंग भेजना है। अगर मंगलवार है तो वो भेजना है कि जो हनुमान जी के ये 7 नाम है, इन 7 नामों को अगले 10 लोगों के लिए भेजें, और वहां से क्या होगा, आपको गुड न्यूज। इस तरह के लोग ये नहीं थे, और न ऐसे लोग होते तो फिर संविधान बनता ही नहीं। सारी डिबेट यहाँ पर रखी रह जाती। लेकिन ये लागू कहां पर किया गया? सबसे पहले जो संविधान सभा थी, है ना, मतलब अपने देश के संविधान बनाने के लिए लोगों ने संविधान बनाया, सॉरी, संविधान सभा का निर्माण किया। तो सबसे पहले इसको बनाया गया था अमेरिका में। कहाँ में? अमेरिका में या फ्रांस में, दोनों जगह, अमेरिका में और फ्रांस में। ठीक है, इतना आ गया समझ में? चलो,
फिर नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और यहां पर एक कुछ चीजें मैं फिर से लिखता हूं, जैसे भारत में लिख देता हूं इन इंडिया तिलक। तिलक कौन? बाल गंगाधर तिलक, शॉर्ट में लिख दिया है। तिलक मेड द फर्स्ट इनफॉर्मल डिमांड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन स्वराज बिल। इन स्वराज बिल ईयर था 1895। तो इसको क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर देते हैं 1890। फिर और बिल कौन सा था? स्वराज बिल। मतलब संविधान सभा की पहली इनफॉर्मल डिमांड सबसे पहले किया था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक जी ने एक स्वराज बिल पेश किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा, है ना, इसको मेरे से कोई भी छीन नहीं सकता है, मैं इसको लेकर रहूंगा। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा लाइट से कनेक्ट कर लेता हूं। इन्होंने क्या कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। इन्होंने ऐसा अपना स्टेटमेंट दिया था। तो स्वराज्य बिल में पेश किया, लेकिन जो ये स्वराज वर्ड है, ये स्वराज वर्ड है, ये सबसे पहले यूज किया है महर्षि दयानंद सरस्वती ने। महर्षि दयानंद सरस्वती में, ये इसको भी लिख देता हूं, बट स्वराज वर्ड यूज्ड फर्स्टली बाय महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती। किसने किया? महर्षि दयानंद सरस्वती में। इनकी एक बुक है जो बड़ी ही फेमस है और एग्जाम में पूछी जाती है, सत्यार्थ प्रकाश। बुक का नाम क्या है पेरेंट्स? सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, तो आपको ये याद रखना। हिंदी में इंग्लिश में भी ऐसे लिखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश, इंग्लिश में ही। तो आगे समझ में, सबसे पहले इनफॉर्मल डिमांड तिलक के द्वारा स्वराज बिल में 1895 में। लेकिन स्वराज वर्ड जो है सबसे पहले महर्षि दयानंद सरस्वती ने यूज किया था अपनी पुस्तक में। उस पुस्तक का नाम क्या, उस बुक का नाम क्या? सत्यार्थ प्रकाश। मैंने सिर्फ इतना सा लिखा है। फिर आगे चलते हैं। फिर यहां पर मैं फिर एक और चीज लिखता हूं, नेक्स्ट एम एन रॉय। एम एन राव 1934। 1934 इन्होंने क्या किया था, क्योंकि तिलक ने तो इनफॉर्मल डिमांड कहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, लेकिन इन्होंने फॉर्मल डिमांड कहा कब? 1934 में। तो इसको भी लिख लेते हैं, मेड द फर्स्ट फॉर्मल डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फिर इसके बाद आता है क्रिप्स मिशन। कौन सा आता है? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आता है मार्च 1942 में। कब आता है? मार्च 1942 में, 1942 में।
और जो इसके चेयरपर्सन थे, चेयरपर्सन कौन था भाई? इसके जो चेयरपर्सन थे स्टैनफोर्ड क्रिस्प्स। और इन्हीं के नाम पर इसको बोला जाता है क्रिप्स मिशन। इसमें क्या हुआ, इसमें कहा गया, इसमें यह स्वीकार किया गया भारत का अपना संविधान होगा, भारत का अपना संविधान होगा। ठीक, इतनी सी बात। क्रिप्स मिशन में पहली बार कहा गया कि भारत का एक अपना संविधान होगा, इतना आ गया। इसके बाद लिखते हैं नेक्स्ट मिशन, कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट कैबिनेट मिशन, ये मैं आपको टाइमलाइन बता रहा हूं। टाइमलाइन आपको याद रहना, मैच करने के लिए आ जाता है ऐसे कि जैसे इधर क्रिप्स मिशन लिख देगा और यहां पर कैबिनेट मिशन लिख देगा और यहां पर अदर चीजें लिख देगा और इधर ईयर लिख देगा और उनको मिलाने के लिए दे देगा। इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे ही होंगे। ठीक। हम जो बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे इसके आगे कैबिनेट मिशन की। कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। और जो इसके चेयरपर्सन थे भाई, या चेयरमैन जो थे, वो कौन था? एक व्यक्ति था, सर पैथिक लॉरेंस। सर पैथिक लॉरेंस, सर पैथिक लॉरेंस। इसके दो अदर मेंबर्स भी थे, दो अदर मेंबर्स भी थे। वो कौन कौन से थे? एक तो था एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। और दूसरा कौन था? स्टैनफोर्ड क्रिप्स, स्टैनफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, अब बात करते हैं, एक बुक है, उस बुक का क्या नाम है? नोट करता हूं मैं, नोट करके लिखते हैं ना। नोट कर, एक बुक है, उस बुक का नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है? एक बुक है, किसके द्वारा लिखी गई है ये? ग्रेनविल ऑस्टिन द्वारा, है ना। जी का मतलब यहाँ पर क्या? ग्रेनविल ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा ये लिखी गई है ये बुक। और इस बुक में कहा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, है ना, जो क्या थी? जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो कांग्रेस थी, और जो कांग्रेस थी वो भारत थी। ग्रेनविल ऑस्टिन ने अपनी इस बुक में, जिस बुक का नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज कांग्रेस, या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज भारत या इंडिया। क्यों कहा ऐसा? ऐसा इसलिए कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, वहां पर सबसे ज्यादा मेंबर्स कौन सी पार्टी के थे? कांग्रेस की, क्योंकि उस समय कोई बड़ी पार्टी थी ही नहीं। तो जितना कांग्रेस को वोट मिल चुका है ना उस समय पे टोटल लोकसभा में से, उतना आज तक किसी भी पार्टी को नहीं मिला, क्योंकि उस समय पार्टी कम थी, अब पार्टी ज्यादा है। पहले एक पार्टी लड़ती थी, बड़ी पार्टी कांग्रेस हुआ करती थी, छोटी छोटी दो चार छह पार्टियां और थी। लेकिन आज का समय क्या है? बहुत सारी पार्टियां हैं, है ना। तो इसमें कहा है, मैं लिख देता हूं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was
कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज भारत या इंडिया भी लिख सकते हैं। कांग्रेस वाज, ये इस बुक में कहा गया। तो ये स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है कि किसने कहा था। किसने? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। कौन सी बुक में कहा था? तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाम से एक बुक है। इसको मैं कर देता हूं इसमें बंद। ठीक है, अब बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या करते हैं? नेक्स्ट चलते हैं और बात करते हैं आगे की। आगे की कहानी जो है हमारी, उसको पूरा करते हैं। आगे की कहानी क्या है उसको देखते हैं। आगे हेडिंग डालेंगे टोटल मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे टोटल मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। टोटल मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कितने सदस्य हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, इसकी बात करते हैं। टोटल मेंबर्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एस्पायरेंट्स, वो है 389। कितने? 389 मेंबर्स, जो देश के अलग अलग भागों से इलेक्ट करके आए थे कुछ, और कुछ क्या हुए थे? नॉमिनेट किए गए थे। तो इनको तीन पार्ट में यहां पर डिवाइड करते हैं। देखते हैं कि कौन से तो हमने इलेक्ट किए थे और कौन से नॉमिनेट किए गए थे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। इनको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला पहला आए थे ब्रिटिश इंडिया से। कहां से आए थे? ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया क्या था? ब्रिटिश इंडिया वो पार्ट था इंडिया का जहां पर ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट इंटरफेरेंस रहता था, मतलब जो डायरेक्ट कैप्चर किया हुआ था। जो ब्रिटिश इंडिया था इसमें आते थे 11 स्टेट्स। ये आपको याद रखना है। कितने प्रांत? 11 स्टेट्स। और यहां से 292 मेंबर्स को इलेक्ट किया गया था, ना कि नॉमिनेट। ये भी याद रखना है। अब बात करते हैं, इधर दूसरी साइड चलते हैं। यहां पर देखते हैं कि 4 मेंबर्स कहां से लाते हैं? फ्रॉम, जो 4 मेंबर लाए गए हैं वो लाए गए हैं 4 मेंबर्स फ्रॉम चीफ कमिश्नरेट। चीफ कमिश्नरेट। ये चीफ कमिश्नरेट कौन कौन से हैं इनका मैं नाम लिख देता हूं। 4 चीफ कमिश्नरेट कौन थे? सबसे पहला एक दिल्ली। एक मेंबर कहां से इलेक्ट किया गया एस्पायरेंट्स? दिल्ली से। ठीक। दूसरा कहां से किया गया एस्पायरेंट्स? अजमेर से। कहां से? अजमेर से। तीसरा कहां से किया गया? बलूचिस्तान से। तीसरा कहां से एस्पायरेंट्स? बलूचिस्तान से। और जो चौथा मेंबर था वो किया गया कुर्ग से। कुर्ग कहां से? कर्नाटका से। कहां से किया गया था एस्पायरेंट्स? कर्नाटका से। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर बलूचिस्तान तो पाकिस्तान में है। तो आप सही सोच रहे हैं, लेकिन जिस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन हो रहा था उस समय तक पाकिस्तान का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं जो 93 मेंबर्स थे। इस साइड लिख देता हूं। 93 मेंबर्स कहां से आए थे? फ्रॉम प्रिंसली स्टेट। कहां से आए थे? जो प्रिंसली स्टेट्स थे।
प्रिंसली स्टेट्स का मतलब क्या है? मतलब जो राजा रजवाड़े थे, जो राजा रजवाड़े थे। जैसे आपने देखा होगा जब देश आजाद हो गया उसके बाद भी लगभग 562 या 563 जो देसी रियासतें वगैरह थी, जैसे जूनागढ़ की रियासत थी, है ना, और कहा की थी हैदराबाद के निजाम थे, ये सब हैदराबाद क्या थे, अलग अलग होना चाह रहे थे और इनकी मांग थी कि हम क्योंकि पहले से स्वतंत्र रहे थे तो ये चाह रहे थे कि हम इंडिया का पार्ट ना बने और ना ही पाकिस्तान का पार्ट बने। तो कुछ लोग चाह रहे थे कि हम पाकिस्तान का पार्ट बन जाएं, तो कुछ लोग ये भी चाह रहे थे कि वो इंडिया में रहें, है ना। तो उन्हीं स्टेट से इसको भी नॉमिनेट किया गया। कितने मेंबर? 93 मेंबर्स, 93 मेंबर्स। जो ये वाले सदस्य थे 93, ये हुए थे नॉमिनेट। ये याद रखना कि कौन से नॉमिनेट मेंबर है और कौन से इलेक्टेड मेंबर है। और जो ये वाले मेंबर हैं, है ना, जो ये वाले मेंबर है 292 प्लस 4 इक्वल टू 296 मेंबर्स वर इलेक्टेड। ये क्या किए गए थे? इलेक्ट किए गए थे। और जो इनका इलेक्शन हुआ था एस्पेरेंट्स, उसके बारे में भी लिखवा देता हूं। जो इनका इलेक्शन हुआ था, इनका इलेक्शन हुआ था जुलाई और अगस्त, ईयर था 1946। तो अगर यहां तक कोई डाउट है तो आप लोग यहां से पूछ सकते हैं। याद रहेगा कि ब्रिटिश इंडिया का पार्ट कितना था, वहां पर 11 स्टेट से 292 मेंबर्स को इलेक्ट किया गया था, ना कि नॉमिनेट किया गया था। 4 मेंबर्स को इलेक्ट किया गया था चीफ कमिश्नरेट से, एक दिल्ली से, एक अजमेर से, एक बलूचिस्तान से और एक कुर्ग से, जो मतलब आज का कर्नाटक है, वहां से। इनका जो इलेक्शन हुआ था वो जुलाई अगस्त में हुआ था और 93 मेंबर्स को प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेट किया था, मतलब वहां पर इलेक्शन नहीं हुआ था। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं जो 296 लोग का चुनाव हुआ था, इसमें से कांग्रेस को कितना मिला, मुस्लिम लीग को कितना मिला और अदर्स को कितना मिला। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। जो 296 इलेक्टेड मेंबर थे, 296 कितने, 296 इलेक्टेड मेंबर्स जो थे, उनमें से इस तरह से लिखते हैं सिंपल। सबसे पहले यहां उनमें से कांग्रेस को कितने मिलते हैं? कांग्रेस जीतती है 208 सीटों पर, 208 सीट्स पर। मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग को मिलते हैं एस्पेरेंट्स 73 सीट्स। और जो अदर्स हैं, अदर्स को मिलती हैं 15 सीट्स। इसलिए ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि जो संविधान सभा है वही भारत है। वो क्या है? वो कांग्रेस है, और जो कांग्रेस है वही भारत है ना। कांग्रेस के बारे में ये भी कहा गया है, डफरिन ने कहा था शायद, है ना, लॉर्ड डफरिन ने, कि कांग्रेस एक लड़खड़ाती हुई क्या है, पार्टी है, जिसके शांतिपूर्ण अस्तित्व को मैं देखना चाहता हूं, मतलब उसको खत्म होना चाहता हूं। क्योंकि स्टार्टिंग में इसमें थोड़े लोग थे, लेकिन जब ये एक बड़ी रूलिंग पार्टी बन गई तो इसको ये भी कहा कि कांग्रेस इंडिया को चलाते जितनी भी सारी एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज या जो भी जितनी सारी एक्टिविटीज होती हैं वो कहां से होती हैं? कांग्रेस से होती हैं। तो यही कारण था जो गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किए जा रहे थे कांग्रेस के साथ, है ना। तो कितनी सीट्स ये याद रखें, 208, 73 और 15 सीट्स। अब बात करते हैं रिजर्वेशन की। नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे रिजर्वेशन या रिजर्व सीट्स इन इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
रिजर्व सीट्स इन इलेक्शन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब बात करते हैं रिजर्व सीट्स की। सबसे पहला जर्नल के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए थी 213 सीट्स। कितनी सीट्स? 213, 213 सीट्स थी। अब बात करते हैं दूसरी, जो मुस्लिम लीग था, मुस्लिम लीग के लिए कितनी थी? 79 सीट्स। जो सिख थे उनके लिए थी 4 सीट्स, और जो वुमेन थी उनके लिए थी 15 सीट्स, और जो एससी थे जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे उनके लिए कितना था? 26 सीट्स, और जो एसटी थे उनके लिए कितना था? 33 सीट्स, 33 सीट्स। तो ये याद रखना, जर्नल के लिए 213 है, मुस्लिम लीग के लिए 79, और सिख के लिए 4, वुमेन के लिए 15, एससी और एसटी के लिए 26 और 33 रेस्पेक्टिवली, क्रम से। तो ये याद रखना है। इसके बाद चलते हैं, एक फैक्टर बताता हूं, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। हेडिंग डाल देंगे डॉक्टर बी आर अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चुना गया था, तो सबसे पहले इनको चुना गया था ईस्टर्न बंगाल से। लेकिन जब ईस्टर्न बंगाल पाकिस्तान में चला गया तो इनकी सीट वहां से वेकेंट हो गई। मतलब वेकेंट का मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसका पार्ट नहीं रहे, तो फिर इनको चुना जाता है मुंबई की प्रेसिडेंसी से। कहां से चुना जाता है? मुंबई प्रेसिडेंट की पुणे सीट से चुना जाता है। वहां पहले एक व्यक्ति थे एम आर जयकर, उनको बोला गया कि आप रिजाइन दे दीजिए, उन्होंने रिजाइन दिया, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनके स्थान पर चुने जाते हैं, है ना। इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। इनको मॉडर्न मैन भी बोला जाता है। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। तो इसके बारे में बताता हूँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। तो सबसे पहले ऐसे लिख लेता हूं, मैं जैसे लिखता हूं, पहले पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल से चुने गए, परंतु बाद में यह भाग पाकिस्तान के पास क्या हुआ? ये पाकिस्तान के पास चला गया। फिर इसके बाद में मुंबई प्रेसिडेंसी, है ना, मुंबई प्रेसिडेंसी से पुणे सीट से, है ना, मुंबई प्रेसिडेंसी की पुणे सीट से, कलर चेंज कर देता हूं, व्यक्ति का नाम लिख देता हूं एम आर जयकर, एम आर जयकर। इन्होंने क्या किया? एम आर जयकर ने रिजाइन दिया,
रिजाइन दिया और उसके बाद और उनके स्थान पर डॉक्टर अंबेडकर जी को चुना गया। डॉक्टर अंबेडकर को चुना गया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। और एक और चीज यहां पर लिखवाता हूं, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं इनको बोला जाता है फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, इतना तो आप समझ ही सकते हैं। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और इनको बोला जाता है मॉडर्न मैन भी। मॉडर्न एंड आधुनिक मानव भी इनको कहा जाता है। तो ये तो था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। अब बात करते हैं आगे की। चलो एक नोट करके नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इनके बारे में कुछ बताता हूं थोड़ी सी और, है ना, नोट लिखेंगे। जहां पर नोट करके लिखवा रहा हूं एस्पायरेंट्स, उनको बिल्कुल भी आपको ये नहीं छोड़ देना कि अरे ये तो कॉन्सेप्ट से अलग है, ये थोड़ी ना आएगा, तो वहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये भी ध्यान में रखना है। लिखना मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना एंड महात्मा गांधी जी आर नॉट मेंबर, आर नॉट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों में से कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सदस्य नहीं था, है ना, क्लियर है। दूसरा दूसरा पॉइंट लिखेंगे, तेज बहादुर संप्रभु तेज बहादुर संप्रभु एंड जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण आर नॉट accepted the membership accepted the membership of constituent assembly, constituent assembly। इतनी सी चीजें आपको याद रखना है। कौन सी? कि मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। तेज बहादुर संप्रभु और जयप्रकाश नारायण ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबरशिप को अडॉप्ट नहीं किया, मतलब एक्सेप्ट नहीं किया। तो उनको ऑफर दिया था कि आप आ जाइए, तो उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया, आई एम नॉट इंटरेस्टिंग फॉर दिस पोस्ट, इस तरह से कह दिया होगा, है ना, या जहां से वो चाह रहे होंगे वहां से उनको सीट नहीं दिया जा रहा होगा, ऐसे भी हो सकता है ना। तो कहते हैं ना कि जहां अपनी पसंद की सीट्स ना मिले तो वहां रहना भी बेकार है, क्या करेंगे वहां पर रह के। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे, मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
अभी लिखवाता हूं। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो उसकी मीटिंग कितनी हुई? 3 मीटिंग हुई, दो दो दिन के अंतर पे। पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 को, फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को, फिर 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को दिल्ली सेंट्रल हॉल में ये मीटिंग होती है ना। इस मीटिंग में आपको क्या याद रखना है? 3 मीटिंग हुई है, तीनों की डेट याद रखना। तो मैंने आपको बता दिया, दो दो दिन का अंतर है। 9 दिसंबर 1946 1946, 11 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946। तो ये तो याद हो गया। अब हमको बात करना है कि इनको प्रेजाइड किस किसने किया। लिखवा देता हूं अभी। चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल देंगे मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दूसरी मीट लग जाता। मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हम बात करते हैं। तो टोटल कितनी मीटिंग होती है? 3 मीटिंग। टोटल कितनी कितनी मीटिंग होती है पेरेंट्स? 3 मीटिंग। पहली जो मीटिंग होती है वो लिखते हैं फर्स्ट मीटिंग। जो ये इनकी पहली बैठक हुई थी उनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को होती है। कहां पर? दिल्ली सेंट्रल हॉल में। कपल दिल्ली सेंट्रल हॉल में होती है। और इस लीग में, सॉरी, इस मीटिंग में मुस्लिम लीग ने क्या किया? बायकॉट किया इस सेशन का। बायकॉट, मुस्लिम लीग ने क्या किया? इसका बायकॉट किया। सही से लिख दिया, गलत लग गया, बायकॉट है ना। बायकॉट दिस मीटिंग। मुस्लिम लीग ने क्या किया? इस सेशन को बायकॉट किया। क्यों? क्योंकि उनकी मांग थी कि भाई हमको एक अपना एक अलग शुद्ध स्थान बनाना है। जो पाक, कौन सा स्थान है? पाकिस्तान बनाना है। पाक का मतलब होता है शुद्ध। कहते हैं ना कि पाक की बात करते हैं, उर्दू में पाक का मतलब होता है शुद्ध। तो मोहम्मद अली जिन्ना का कहना रहता है कि हम एक अपना शुद्ध स्थान बनाएंगे। वो कितना शुद्ध स्थान है वो आपको पता ही होगा, है ना। आए दिन वहां पर हिंसा गतिविधियां और जो वहां पर आतंकवादियों को पाला जाता है और उनको प्रमोट भी किया जाता है। आपको सुनकर बड़ी हंसी आएगी, क्योंकि बोला गया है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कहा है कि हम अपने यहाँ गधों पर सब्सिडी देंगे, क्योंकि वहां गधों की कमी नहीं है। तो सब्सिडी देंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारी डूबती हुई इकोनॉमी है उसको कौन बचाएगा? ये गधे ही बचाएंगे। जो डोंकी होते हैं उनकी बात कर रहा हूं। यहाँ पर टोटल मेंबर्स ने कितने ने पार्टिसिपेट किया? टोटल 208, जो कांग्रेस वाले थे। 208 मेंबर्स पार्टिसिपेट। और जो इसकी अध्यक्षता की गई थी, प्रेजाइड किया गया था, जो चेयर पर्सन थे उस समय, वो चेयरमैन क्या था? उनका नाम सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन ये टेम्पररी थे। लेकिन ये क्या थे? टेम्पररी थे, अस्थायी थे। तो इनकी जब इन्होंने प्रेजाइड किया मुस्लिम लीग,
नहीं आई तो 2 दिन बाद फिर से एक और मीटिंग होती है, हेडिंग डालते हैं दूसरा, सेकंड मीटिंग। सेकंड मीटिंग होती है 11 दिसंबर, TH लिखते हैं ना, 11th, 1946, ये भी दिल्ली में ही होती है। और यहां पर जो चेयरपर्सन था, यहां पर जो चेयरमैन था उनका क्या नाम था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहां पर चेयरपर्सन थे, और यहां पर वाइस चेयरमैन भी था। इसको बोलते हैं अध्यक्ष और इनको बोलते हैं उपाध्यक्ष। इसको क्या बोलते हैं, अध्यक्ष, और इसको बोलते हैं उपाध्यक्ष। वाइस प्रेसिडेंट कौन था, HC मुखर्जी। कौन था, HC मुखर्जी। ठीक है, अब बात करते हैं जो थर्ड मीटिंग है हमारी। थर्ड मीटिंग जो है, थर्ड मीटिंग भी होती है 13 दिसंबर 1940। इस मीटिंग में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन या ऑब्जेक्टिव प्रपोजल, इसको बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। इसको क्या बोलते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव। किसके द्वारा लाया गया, प्रपोज्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया, प्रपोज किया गया, है ना। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था इसको एक्सेप्ट कब किया, वो किया है 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947। इसको भी लिख लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली accepted the objective resolution, प्रपोजल भी लिख कहते हैं ना, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑन 22 जनवरी 1947। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके बारे में, इसके बाद जो भी रहेगा वो आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट चीजें। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। तो जो आज की क्लास में हमने पढ़ा वहां तक उम्मीद करता हूं कि वहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने पढ़ा जो टोटल मीटिंग्स थी, वो मीटिंग हमने पढ़ ली कि टोटल कितनी मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, टोटल कितने मेंबर्स थे और कौन कौन से मिशन लाए गए। मतलब हमने देखा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का विचार लाया गया कि हम संविधान बनाएंगे तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, मतलब लोगों का एक ग्रुप बनाएंगे। तो सबसे पहले विचार किसने दिया, उसको लागू किसने किया, हमने ये देख लिया। सबसे पहले भारत में मांग कैसे उठी, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों को हमने देख लिया। कैबिनेट मिशन हमने देखा और क्रिप्स मिशन भी हमने देखा। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, हाँ टोटल मेंबर्स कितने थे।
और उनको कहाँ-कहाँ से चुना गया था, कितने मेंबर हमारे इलेक्टेड थे, कितने मेंबर हमारे नॉमिनेटेड थे, वो सब हमने देख लिया, है ना? फिर हमने देखा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बारे में और कुछ फैक्ट देखे, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना और जो गांधी जी थे वो संविधान सभा के भाग नहीं थे, इज नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर हमने देखा जो जयप्रकाश नारायण हैं और जो तेज बहादुर संप्रभु हैं, उनको मेंबरशिप ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने मेंबरशिप को क्या कर दिया था, एक्सेप्ट नहीं किया था। तो इतना आज की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया। अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप इसको लाइक करेंगे और कमेंट में जरूर बताएंगे। अगर कुछ चीजें आपको नहीं आई है समझ यहाँ पर, तो आप यहाँ पर कमेंट छोड़ दीजिएगा और आपकी जो जो क्वेरीज हैं सबको सॉल्व करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और इसकी पीडीएफ मैं आपको अभी भेज देता हूं साथ के साथ, तो आप पीडीएफ वहां से मतलब ले लेंगे वहां से। चलो ठीक है, ऑफ करते हैं क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।